अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं साजिद हसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर सबसे पहले आपको दें मशरिक़ वस्ता की, जिसके हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। ईरानी खबर रसा एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने आबने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ पर हमला कर दिया और उस पर 2 मिसाइल दाग दिए हैं। यह हमला अमरीकी जंगी जहाज़ की जाने से ईरानी वार्निंग नज़रअंदाज किए जाने के बाद किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद अमरीकी बहरी जहाज़ ने अपना सफ़र रोका और पसपाई इख्तियार करते हुए इलाके से वापस पलटने पर मजबूर हो गया। ये इत्तला ना मिल सकी कि मिसाइलों से जहाज़ को क्या नुकसान हुआ या कितनी हलाकतें हुईं। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने ईरानी मीडिया की जाने से ईरान की अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ पर 2 मिसाइल फायर करने के दावे की तरदीद कर दी है। सेंटकॉम ने कहा है अमरीकी बहरिया के किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया गया। आबने हुर्मुज़ पर किसी अमरीकी बहरी जहाज़ पर मिसाइल नहीं दागे गए। आबना हुर्मुज़ में तमाम बहरी जंगी जहाज़ और ऑयल टैंकर्स हमसे राब्ते किए बगैर नकलो हरकत ना करें। अमरीकी बहरिया आबना हुर्मुज़ के करीब भी ना जाए। अमरीकी जारियाना इकदाम मौजूदा सूरत हाल को पेचीदा बनाएंगे। ईरानी फ़ौज ने सख्ती से खबरदार कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक ईरानी अफवाज की जानिब से कहा गया है आबना हुर्मुज़ की सलामती को मुकम्मल तौर पर संभाले हुए हैं। तर्जुमान ईरानी फ़ौज का कहना है आबना हुर्मुज़ में नेविगेशन ईरानी मुसल्लह अफवाज से राब्ते में रहकर की जाए। ईरान के किसी भी हिस्से में किसी भी सतह के खतरे का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। ईरानी फ़ौज के मेजर जनरल अली अल-अलाह का कहना था अमरीकी जारियाना इकदाम खलीज में जहाज़ों की सलामती को ख़तरे में डालेंगे। अगर अमरीकी अफवाज आबने हुर्मुज़ में दाखिल हुई तो उन पर हमला भी किया जाएगा। आबने हुर्मुज़ में मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले से आपको बताएं कि सदर ट्रंप ने आज से हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने का ऐलान कर दिया है। ईरान की जानिब से रुकावटें डालने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी भी दे दी। ट्रूथ सोशल पर अपने पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा कि उन ममालिक के जहाज़ जो मशरिक़ वस्ता में हालिया तनाज़े में शामिल नहीं, हुर्मुज़ से उनकी आज़ादाना नकलो हरकत का मकसद उन कंपनीज और ममालिक को रिलीफ देना है जिन्होंने गलत काम नहीं किया। मेरे नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। ईरान से बातचीत का ये अमल सब के लिए इंतहाई मुस्बत साबित होगा। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। अमरीका ने कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज़ MV तोस्काको के अमले को 22 अरकान समेत पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। अमले के अरकान को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें आज ईरान के हवाले किया जाएगा। ईरानी जहाज़ की मरम्मत के बाद पाकिस्तानी हदूद के ज़रिए ईरान वापस भेजा जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के ताउन से अमले की वापसी मुमकिन हुई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती किरदार जारी रखने के लिए पुरज़म है। पाकिस्तान ने एतमाद साजी के इक़दाम और मुज़ाकराती अमल का खैर मकदम किया है। ईरानी अमले की मुंतकली पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान ने ईरानी जहाज़ MV तोस्का के अमले के 22 अरकान को महफूज तौर पर मुंतकिल कर दिया। अमले को गुज़िश्ता शब खुसूसी परवाज़ के ज़रिए पाकिस्तान लाया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तस्दीक, कहा ईरानी अमले के 22 अरकान को आज हुक्काम के हवाले किया जाएगा। ईरानी जहाज़ को मरम्मत के बाद पाकिस्तानी समुद्री हदूद से वापस भेजा जाएगा। ये इकदाम अमरीका और ईरान के ताउन से एक अहम एतमाद साजी इकदाम करार दिया गया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, सिफारतकारी और सालिसी के किरदार के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से अमन और इस्तेहकाम के लिए बातचीत और रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया गया। नॉर्वे ने पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार की हिमायत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात का जायज़ा लिया गया।
अमन, इस्तेहकाम और तरक्की से मुतल्लिक उमूर पर करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। नॉर्वे की जानिब से ओस्लो फोरम में शिरकत की दावत पर इसहाक डार ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। और इस वक्त चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ब्रीफिंग दे रहे हैं, बराह रास्त देखिए। So in Pakistan context for vulnerable communities in most part of the countries, global temperatures में एक हद मुकर्रर की गई थी, इस तरह से ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स इसको मेंटेन किया जाएगा बाय द एंड ऑफ ईयर 2100, इस सदी के आखिर तक। बट आज जब हम 2025-2026 को टाइम देखते हैं तो दिस थ्रेशोल्ड हैज ऑलरेडी बीन क्रॉस्ड इन सर्टेन एरियाज लाइक एक्सट्रीम साउथ ऑफ पाकिस्तान, और बाकी ग्लोबल जोन्स में ये टेम्परेचर इंडेक्स 1.5 के करीब अभी तक आ चुकी है। तो नेक्स्ट 50 सालों में या 35 सालों में ये तकरीबन 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड के सिनारियोज हैं। ग्लोबल सेंटर्स में सर 1.4 से लेकर 4.7 डिग्री सेंटीग्रेड इंडस्ट्रियल स्केल या प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के ऊपर के सिनारियोज को कैलकुलेट कर दिया गया है। Most likely 2.7 degree centigrade is anticipated, which is a very dangerous scenario for not only Pakistan, for the entire world. इसमें it is going to create multiple recurring events, जैसे लानीना और एल नीनो को हम देखते हैं कि जाए किसी एक में लानीना is more wetter for Pakistan and एल नीनो is more drier conditions। जो पाकिस्तान अरेबियन सी में जो conditions होती हैं वही तकरीबन पैसिफिक ईस्ट में होती हैं। That means more dryness in the Pacific East will lead to more drier Arabian Sea and surrounding oceans of Pakistan, which is going to create the global concerns. Sir, first of all, जो debate हम देखते हैं नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में जो ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत तेजी से ज़्यादा बढ़ रही है, इसका असर उन तमाम सिटीज़ पर, उन तमाम इलाकों पर है जो ग्लोबल कोस्ट लाइन पर मौजूद हैं। राइट बॉटम में आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें जो इंडिकेटेड एरियाज हैं इंक्लूडिंग कराची एंड कोस्ट लाइन पाकिस्तान, इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड टू ग्रेट थ्रेट फ्रॉम ग्लोबल सी लेवल वाटर राइजेस। इसमें जैसे जैसे ये एनॉमलीज होंगी तो एक स्टेज के ऊपर ये भी प्रेडिक्ट किया गया है कि 2025 में जब आप देख रहे हैं ग्लोबल ग्लेशियर्स जैसे जैसे हीट टेम्परेचर्स ज़्यादा हो रहे हैं, ग्लेशियल मास रिट्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये मास रिट्रीट होकर ग्लोबल ओशंस में पानी को बढ़ा रहा है बल्कि इसमें कोस्टल एनॉमलीज बढ़ रही हैं। बहुत सारी ऐसी नेशंस हैं, स्मॉल आइलैंड नेशंस, जिनमें ये डिस्प्लेसमेंट अभी इस वक्त तकरीबन 50-70% से ज़्यादा हो चुकी है। आने वाले सालों में कुछ छोटे जजीरों से बहुत ज़्यादा रीलोकेशंस और मास लेवल पे ये रीलोकेशंस होंगी। 2025-26 को जब हम कंपेयर करते हैं तो इनिशियल ईयर्स ऑफ 2025 एंड देन इनिशियल मंथ्स ऑफ 2026 ग्लोबल एनॉमलीज हर रीजन में हमारे पाकिस्तान के रीजन की तरह गुज़श्ता तमाम सालों से ज़्यादा रही है, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, यूरोप हो और बाकी एनॉमलीज हो। इसमें जब हम इनको टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं तो वी बिलीव कि ग्लोबल क्लाइमेट थ्रेट और क्लाइमेट चेंज थ्रेट इज़ द लीड national security threat for most parts, or for the last many months it is being studied as one of the great leading global threat for the entire communities. Whether it is developing world or the developed world, everybody has been subjected alike. In the last 2 years, we have seen the impact on close to 185 countries which have been subjected to medium and high level threat disasters. दुनिया को बता दिया पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं, पाकिस्तान अपनी सालिमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से तकरीब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मार्का हक में पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। मार्का हक में हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार निभाया, ये हम सब की यकजहती की जीत है। अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। Victory is measured by dignity preserved, by sovereignty defended, by the message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. Who seek to distort facts, who seek to bury the truth under propaganda. But history is not written by noise. History is written by nations that endure, and Pakistan
has endured. We did not seek conflict. We have never glorified war. But when the test came, we did not falter. We stood our ground, not out of aggression, but out of necessity. The world watched Pakistan. Some doubted us, some underestimated us. Today, the world knows Pakistan stands, Pakistan endures, and Pakistan prevails. Do not inherit this victory as memory. Inherit it as a mission. Let us all remember those who paid the ultimate price, those whose names are etched not just in stone, but in the conscience of this nation. We owe them more than gratitude. We owe them a Pakistan worthy of their sacrifice. भारत को सिर्फ चंद घंटों में उसकी औकात पता चल गई। राफेल बनाने वालों ने कहा जहाज़ अच्छे हैं, उड़ने वाले भी अच्छे होने चाहिए। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जंग में तीनों मुसल्लह अफवाज ने भरपूर किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल जिस तरह लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है। ईरान अमरीकी क़यादत को इस्लामाबाद में बैठाना किसी मार्के से कम नहीं। कुछ ही घंटों में मैं कहूंगा कि भारत को पता चल गया कि उसकी असली हैसियत क्या है। हमारे एयरमैन, उन्होंने मजा चखा है। जो उनकी प्राइड थी वो राफेल, जिसके बाद विथ ऑल ड्यू कर्टेसी टू द फ्रेंच, उन्होंने भी सोचना शुरू किया कि भाई जहाज तो बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन उसको चलाने वाले पे डिपेंड करता है। और 2 राफेल गिराए, चाहे हमारी बरी फौज हो, हवाई फौज हो या बहरी फौज हो, उन तीनों की ताकत के सामने भारत पूरी तरह पसपा हुआ। खास तौर पे इस वक्त जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लीड कर रहे हैं जिस तरीके से, और वो हमने अभी भी देखा है कि ये कोई सोच सकता था आज से 1 साल पहले कि गल्फ में एक जंग होगी, इसराइल और अमेरिका हमला करेगा ईरान पे और उसके बाद सीज फायर पाकिस्तान कराएगा और एक जगह पे इस्लामाबाद में टेबल पे लाके ईरान की सीनियर लीडरशिप और अमेरिका की सीनियर लीडरशिप को बिठाना, ये भी एक मार्के से कम नहीं। पाकिस्तान ने गुजरात के कसाई को आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारों की धज्जियां उड़ा दी। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से तकरीब। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने खिताब करते हुए कहा, नई नस्लों ने सिर्फ जंगें सुनी थी मगर पहली बार जंग देखी और पाकिस्तान को कामयाब पाया। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। तो हमें याद है जिस तरीके से बाहर बैठकर उन्होंने आंखों में आंखें डालकर कहा कि बुचर ऑफ गुजरात इज बुचर ऑफ कश्मीर। ये एक बहुत ही हिम्मत की बात थी। हमारे जवानों ने, हमारी एयरफोर्स ने भारत की धज्जियां उड़ा दी और भारत पूरी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जिस तरीके से हमारे एयरफोर्स के जवानों ने जिस तरीके से भारत के जहाज गिराए, वो मोमेंट कभी हम भूल नहीं सकते। काय हक हुआ और जब हमारी फोर्सेस ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया तो वो दिन किसी ईद या किसी त्यौहार से कम नहीं था। वो जो खुशी का एक आलम था, क्योंकि जो ये जनरेशन थी, जो ये नई जनरेशन जिसने सिर्फ जंगें सुनी थी, उन्होंने पहली मर्तबा जंगें देखी भी थी। और फिर जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत को एक इबरतनाक शिकस्त से इस्तवार किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई कर दी है। अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जंग के बाद तवानाई की कीमतें कम होनी चाहिए। अमरीका की तवानाई बरामदात अब बुलंद सतह पर हैं। अमरीकी तवानाई बरामदात को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रोक रही है। अमरीका तवानाई की मंडियों में बड़ा फातेह है। उन्होंने कहा कि आपने हुर्मुज़ से मज़ीद जहाज़ गुजरते देखे तो हैरानी नहीं होगी। ईरान को जहाज़ों से टोल वसूल करने की कोशिशों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई है। अमेरिकी खाम तेल WTI $101 फी बैरल पर आ गया। बरतानी खाम तेल ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत कमी के बाद $160 फी सेंट हो गई। UAE का मरबान खाम तेल $103.76 फी बैरल का हो गया। माहिरीन के मुताबिक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ पर होने पर खाम तेल की कीमतों में मज़ीद कमी वाक़ हो सकती है। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि जंग ख़त्म होने के बाद तेल की कीमतें तेज़ी के साथ मज़ीद कम होंगी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। पाक फौज के हाथों भारत की बिना शिकस्त को दुनिया ने देखा। मार्का हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर अल कबीर कराटे चैंपियनशिप के खिलाड़ियों ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा, भारत सोचे भी नहीं कि हम पर हमला करेगा, दोबारा ऐसा जवाब देंगे कि हमेशा याद रखेगा। मैं मोदी को ये कहूंगी कि जब उनको पहले शिकस्त हो सकती है तो अभी 1 साल मजीद हो चुका है और हमारी पाक फौज जो है वो ज्यादा एक्टिव है, तो वो सोचे भी ना कि हम पे वो हम करेगा, वरना इससे ज्यादा बुरी मुक्की खाएगा। करके दिखाया और वो अब हमें जवाब देने की जरूरत है, वो खुद ही उन्होंने उनको जवाब दे के उनको बताया कि हम लोग क्या चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब वही आपकी बात है कि पाकिस्तान आर्मी तो टॉप इस टाइम पे चल रही है, तो इनसे पंगा तो वैसे नहीं लिया जा सकता अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान। हमारे जो फौजी भाई हैं वो बॉर्डर पे उनको फेस कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगर हमें भी मौका मिला तो हम भी इंडिया को जवाब देंगे इस चीज़ का, अपनी स्पोर्ट से अपनी गेम से, कि हम अपनी फौज के साथ भी हैं कि वो बॉर्डर पे उनके साथ लड़ें। हम यहाँ पे खेल के मैदान में कराटे में इंशाल्लाह जब हमारी इंडिया के साथ फाइट आएगी वो बॉर्डर पे लड़ेंगे, हम यहाँ मैट पे लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम इस चीज़ को साबित करेंगे, पूरी जान से खेलेंगे कि पाकिस्तान से कम नहीं, दुनिया में पाकिस्तान किसी से कम नहीं है और इंडिया से कम तो बिल्कुल नहीं है। उसके लिए मुंह तोड़ जवाब है कि वो क्या नाम है उसका, वो मुंह की ही खाएगा, उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो कोई काम का नहीं है वो कोई मायने नहीं रखता, वो मिट्टी में मिल जाएगा बस। हम उसको लिफ्ट ही नहीं कराएंगे, उसका ऑरा माइनस हो जाएगा और खुद ही निकल जाएगा। मेरा पैगाम है मोदी साहब को, छोड़ेंगे नहीं, मुंह तोड़ देंगे। पहले अच्छा जवाब दिया, अब उससे भी ज्यादा देंगे, बच जो बच सकते हो। तो इंटरनेशनल इवेंट्स में अभी लास्ट टाइम इंडिया के तकरीबन 150 प्लेयर्स आए थे, जिसमें पाकिस्तान के सिर्फ 4 प्लेयर्स गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन 4 प्लेयर्स ने तकरीबन 15 मेडल हासिल किए और इंडिया के सिर्फ 3 मेडल थे। तो हम तो उनको ये कहेंगे स्पोर्ट्स के मैदान में आ जाए। मोदी को यही मैसेज देना चाहिए कि दोबारा बिल्कुल भी ना सोचें, ठीक है, और अगर सोचेंगे फिर वही हाल होगा जो आपका पहले हुआ था। उनके लिए बस यही मैसेज है कि दोबारा इस बारे में सोचें भी, जिस तरह मई में उनको मज़ा सिखाया इस बार भी यही होगा कि उनको एक अच्छा जवाब मिलेगा और दोबारा वो ऐसी कोशिश भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। वो डरपोक कौम है, उसने एक हमला करना ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे ही रहेगी हमेशा इंशाल्लाह।